नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संघनन अभिक्रियाएं फिनॉल की। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने फिनॉल की संघनन अभिक्रियाओं में रिएक्शन नंबर फर्स्ट एसीटोन के साथ हमने डिस्कस की। और याद करो, जब आपने फिनॉल के दो अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसीटोन के साथ रिएक्ट करते थे तो एक यौगिक बना बिस्फेनॉल ए। तो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट यौगिक है। फेनॉल से बिस्फेनॉल ए अगर बनवाए तो फेनॉल की संघनन अभिक्रिया के द्वारा बनेगा। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फेनॉल के दो अणु एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, एक जल का अणु बाहर निकलेगा और बनने वाला जो यौगिक होगा वो क्या कहलाएगा? बिस्फेनॉल ए कहलाएगा। और अभिक्रियाएं संघनन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ करती हैं। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन संघनन अभिक्रियाओं में। जो अगली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। रिएक्शन नंबर 2, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते थे? बीडीसी। क्लियर? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। याद रखना ये बात। तो बीडीसी के साथ हमें क्या करना है? फेनॉल का संघनन करना है। और जब बीडीसी फेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक रंजक बनेगा। और वो रंजक कौन सा बनेगा देखते हैं। रंजक आप जानते हैं डाइज बनेंगी, कैसे बनेंगी पहले देखते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये बेंजीन वाला है। इस पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? N2Cl। पूरा नाम लिखें तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में शॉर्ट में लिख देता हूं BDC। बी फॉर बेंजीन, डी फॉर डायजोनियम, सी फॉर क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट करना है? रिएक्ट करना है दोस्तों फेनॉल के साथ। ये फेनॉल है, फेनॉल। दैट इज इक्वल टू, नीचे दिखा रहा हूं मैं, जगह कम है, सामने नहीं आएगी रिएक्शन में, नीचे लिख रहा हूं। आप भी ऐसे लिख सकते हैं कॉपी के अंदर। ध्यान से देखो, ये इसकी पैरा पोजीशन का H हमने लिया, यहां से Cl, यहां से H, एक ग्रुप लॉस कर देंगे हम HCl, और जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। पैरा पोजीशन का H फेनॉल का और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का Cl, आपस में दोनों किस रूप में बाहर निकाल दिया? HCl के रूप में। तो ये जो N है वो इस बेंजीन की पैरा स्थिति पर आकर जुड़ेगा और एक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा देखना ध्यान से। ये फेनॉल, सॉरी बेंजीन, बेंजीन पर N, डबल बॉन्ड N, बैलेंसी कहां जाके जुड़ेगी? दूसरी रिंग से। और इस रिंग पर कौन जुड़ा हुआ है? पैरा पोजीशन पर OH। देखो, अगर हम OH को हटा दें तो एजो समूह से बेंजीन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये OH कौन सी पोजीशन पर है? इसकी पैरा पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या बनने वाला है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्योंकि एजो इसमें ग्रुप है, सॉरी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन किसका उदाहरण है? ये रंजक का उदाहरण है, याद होना चाहिए। तो याद रखना है, फिनॉल से अगर रंजक बनाने हो, फिनॉल से अगर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनानी हो, तो फिनॉल को किसके साथ संघनन कराना है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। और फिनॉल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ संघनन करके क्या बनाएगा दोस्तों? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएगा। कैसे? हमें कुछ नहीं करना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का Cl, फिनॉल का H, पैरा पोजीशन का, दोनों लेके क्या निकाल दिया बाहर? HCl को लॉस कर दिया। और जहां से बॉन्ड तोड़ा ना, उसी जगह से जोड़ देंगे। यहां से N की वैलेंसी फ्री हुई और ये N की वैलेंसी इसकी पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ेगी। और पैरा पोजीशन पर OH आते पैरा हाइड्रोक्सी शेष पार्ट एजोबेंजीन जुड़ा हुआ है, जो कि किसका उदाहरण हुआ करता है? रंजक का। रंजकों का नाम आपने सुना है, डेली लाइफ में हम काम में लेते हैं इन पदार्थों को। रंजक को आप इंग्लिश वर्ड ज्यादा अच्छे से बेहतर समझ पाएंगे, डाइज। डाइज यानी कलर। हेयर कलर आप जो करते हैं वो किसके उदाहरण हुआ करते हैं? वो रंजकों के उदाहरण हुआ करते हैं। अब रंजक का जो कलर है ना, रंजक की अगर हम बात करें, यहां रंजक हमें पढ़ना, लेकिन आप थोड़ा सा देखें, रंजक के अंदर दो तरीके के समूह होते हैं। एक समूह होता है क्रोमोफोर और एक समूह होता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम।
तो याद रखना, रंजक कौन है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो किसी वस्तु को, सतह को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, रंजक कहलाते हैं। दोस्तों, एक होते हैं वर्णक, पिगमेंट, और रंजक को हम क्या बोलते हैं? डाइज। वर्णक को क्या बोलते हैं? पिगमेंट। वर्णक जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। गाजर का लाल रंग कैरोटीन वर्णक के कारण, समझ रहे ना? क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक जो कि पेड़ पौधों में, पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन रंजक कौन है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो किसी धातु को, सतह को, बालों को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, वो रंजक है, डाइज है। ये रंग कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में या धुलाई के साथ धीरे 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 क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। तो रंजकों में दोस्तों दो प्रकार के समूह होते हैं। एक तो होता है क्रोमोफोर, एक ग्रुप होता है क्रोमोफोर, और दूसरा ग्रुप होता है ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर रंजक का वो समूह है जिसके कारण किसी भी रंजक का कलर होगा। अगर हमने कहा कि हमें लाल रंग की डाई करानी है बालों में, तो लाल रंग की जो डाई का जो रीजन है ना, उसमें क्रोमोफोर जो होगा वो उसके रंग के लिए उत्तरदायी कारक होगा। तो क्रोमोफोर कौन है? जो रंजक के अंदर वह समूह जिसके द्वारा किसी रंजक का रंग होगा, वो तो कहलाते हैं क्रोमोफोर। तो फिर ये ऑक्सोक्रोम कौन हुआ? ऑक्सोक्रोम रंजकों का वह समूह होता है जिसका स्वयं का कोई कलर नहीं होता, स्वयं का तो कोई रंग नहीं है। फिर जब स्वयं का रंग है ही नहीं तो ये रंजक में कर क्या रहा है? ये वो समूह है जो किसी रंजक में अगर है तो ये उस क्रोमोफोर के रंग देने की क्षमता को बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है? क्रोमोफोर का स्वयं का कलर होगा, ऑक्सोक्रोम का स्वयं का कोई कलर नहीं होगा। ऑक्सोक्रोम केवल क्या करेगा? उस क्रोमोफोर के रंग देने की क्षमता को बढ़ाएगा। जैसे मैंने ये कहा, किसी रंजक का रंग हल्का पीला है और उस रंजक के साथ कोई ऑक्सोक्रोम आ गया, तो ऑक्सोक्रोम आने से क्या होगा? वो रंजक का जो हल्का पीला रंग है वो गहरा पीला हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा। तो याद रखनी है ये बात आपको। जो रंजक है उसके अंदर कितने प्रकार के समूह मिलेंगे दोस्तों? दो, एक ऑक्सोक्रोम, एक क्रोमोफोर। क्रोमोफोर कौन होगा? जिसके कारण किसी भी रंजक का रंग होगा, वो उस रंजक का समूह क्या कहलाएगा? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर की विशेषता क्या है? जो भी क्रोमोफोर होगा वो असंतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, यानी या तो डबल बॉन्ड होगा या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। या मैं ऐसे बोल दूं कि यदि किसी ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ऐसा ग्रुप कभी भी क्रोमोफोर नहीं हो सकता। तो क्रोमोफोर की पहचान उसके अंदर असंतृप्तता होगी, वो अनसैचुरेटेड होगा, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। बोले तो क्रोमोफोर जो होगा वो मल्टीपल बॉन्ड वाला कोई ग्रुप या कोई समूह या प्रजाति या स्पीसीज कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर रंजक का जो क्रोमोफोर है वो कौन है? एजो। इस एग्जाम्पल में एजो जो है वो इस रंजक का क्या है? क्रोमोफोर है। अब ऑक्सोक्रोम कौन है? ऑक्सोक्रोम की पहचान, इसमें कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित होगा। इस एग्जाम्पल में जो OH ग्रुप है ये ऑक्सोक्रोम का एग्जाम्पल है। जो OH समूह है वो किसका उदाहरण है? यहां ऑक्सोक्रोम का। ध्यान रखना, एजो का रंग है लेकिन OH का कोई रंग नहीं है। लेकिन ये OH जब यहां आ जाएगा तो इस एजो समूह के रंग देने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो किसी रंजक के वे समूह जिनका स्वयं का कलर होता है, जो किसी रंजक को रंग प्रदान करने का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर। और वे समूह जिनका स्वयं का कोई कलर नहीं होता लेकिन रंजक के साथ जुड़कर उस क्रोमोफोर के रंग देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सोक्रोम। जो ऑक्सोक्रोम होगा वो कम से कम एक लोन पेयर रखेगा और जो क्रोमोफोर होगा वो कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखेगा। कोई बात नहीं, हमें रंजक नहीं पढ़ना, रंजक एक वर्ड आया इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, फिनॉल के रासायनिक गुण चल रहे हैं, और फिनॉल के रासायनिक गुणों में संघनन अभिक्रियाएं चल रही हैं, और संघनन अभिक्रियाओं में रिएक्शन नंबर 2 बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो हम सीधा सीधा एक्सप्लेन करेंगे, जब फिनॉल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ संघनन करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है, जो कि एक रंजक का उदाहरण है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। थैलिक एनहाइड्राइड से दोस्तों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। थैलिक एनहाइड्राइड से फिनॉल की हमें रिएक्शन करनी है, और फिनॉल के साथ जो थैलिक एनहाइड्राइड से हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ये रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है। कैसे होती है देखो, हम क्या करते हैं कि फिनॉल के दो अणु काम में लेते हैं। ये फिनॉल है
और ये फिनॉल का दूसरा अणु लो। फिनॉल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है, रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O क्या नाम है इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। ऊपर वाले दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं भाई, फिनॉल के। हमने फिनॉल के दो अणु लिए, इन दोनों अणुओं को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करना है। तो याद रखना ये अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कम संपन्न हो रही है, कंसंट्रेट H2SO4। हम क्या करेंगे, यहां से ये फिनॉल की पैरा पोजीशन का H और ये भी फिनॉल की पैरा पोजीशन का H, और देखो दोस्तों कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, बड़ा सिंपल है, यहां से H, यहां से H और यहां से O। ये आपने किसका, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल बाहर निकाल दिया। क्लियर, जहां से आपने जल बाहर निकला है वहां उस कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे, दो बॉन्ड, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से। तो कार्बन का एक बॉन्ड इसकी पैरा पोजीशन से जुड़ेगा, दूसरा बॉन्ड इसकी पैरा पोजीशन से जुड़ेगा, और आपका एक नया उत्पाद बनकर तैयार होगा। देखो ये फिनॉल का एक अणु, ये फिनॉल का दूसरा अणु, और ये दोनों ही वैलेंसी किस पे जाके जुड़ी, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। कार्बन किससे जुड़ रहा है, एक रिंग से। कार्बन किससे जुड़ रहा है, एक रिंग से, और इस रिंग पर C डबल बॉन्ड O, और ये आके किससे जुड़ गया, O से। बनने वाले इस यौगिक का एक फेमस नाम जो आप सब जानते हैं, सबने सुना है, इसको बोलते हैं फेनोप्थैलीन। ये फेनोप्थैलीन किसका उदाहरण है, एक सूचक का उदाहरण है, इंडिकेटर का उदाहरण है। इसकी एक विशेषता, अगर इस फेनोप्थैलीन में आप क्षार डाल दें, जैसे मैंने कहा क्षार NaOH, तो ये क्षार NaOH के साथ कौन सा कलर देगा, गुलाबी रंग। याद रखना है, फेनोप्थैलीन इंडिकेटर जो होता है वो क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, पिंक कलर देता है, क्योंकि इस अभिक्रिया का उपयोग हम प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन के अंदर करते हैं, अम्ल क्षार अनुमापन के अंदर। अम्ल क्षार अनुमापन क्या है, या एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, जब आप अम्ल क्षार अनुमापन करेंगे तो वहां सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वहां सूचक के रूप में फेनोप्थैलीन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन, जब फिनॉल के दो अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं तो फेनोप्थैलीन का निर्माण होता है, जो कि एक सूचक है जिसका प्रयोग हम सूचक के रूप में अम्ल क्षार अनुमापन के दौरान करेंगे। और यह सूचक हमेशा किसके साथ में, रटना नहीं है, क्षार NaOH के साथ, किसी भी क्षार के साथ में कौन सा कलर देता है दोस्तों, गुलाबी रंग। तो याद रखना है, इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक है क्या। इंडिकेटर आपने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री को अगर छोड़ दे तो इंडिकेटर गाड़ियों में भी होते हैं, और जिसका काम क्या होता है, अगर आपको राइट टर्न लेना है तो राइट इंडिकेटर लेंगे, लेफ्ट टर्न लेना है तो राइट इंडिकेटर। क्या कह रहा है वो पीछे वाले साधन को ये इंडिकेट करना चाहता है कि आगे वाला साधन इस साइड में टर्न लेने वाला है, एक सूचना देने का काम। क्या वो बोल के सूचना दे रहा है, नहीं, वो केवल एक लाइट के रंग के द्वारा आपको यह सूचना मिली पीछे कि यह गाड़ी राइट टर्न लेगी या लेफ्ट टर्न लेगी। अब चलती हुई रिएक्शन में हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन पूर्ण हो गई, रिएक्शन तो बोलेगी नहीं मैं कंप्लीट हो चुकी। तो हमेशा रासायनिक अभिक्रियाएं अपने पूर्ण होने की जानकारी रंग परिवर्तन के द्वारा देते हैं, और ये रंग परिवर्तन उनमें जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सूचकों के द्वारा। ऐसे समझो मेरी बात को, अगर हमने कोई अम्ल क्षार अनुमापन किया, हमने कहा कि ये हमने अम्ल ले लिया किसी पात्र में, ये लो, और इस पात्र में अम्ल लेकर हमने थोड़ा सा इसमें सूचक डाल दिया फेनोप्थैलीन। अब इसमें ऊपर से क्या गिराया जा रहा है, क्षार। हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो क्षार होगा ये इस अम्ल को कब उदासीन कर देगा। भाई हम क्षार डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं लगने वाला, और ना रिएक्शन में से आवाज आने वाली कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी। होगा क्या, हमने इसमें क्या लिया है, एसिड लिया है, अम्ल लिया है, और उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, सूचक, और सूचक के रूप में क्या डाल दिया मैंने, फेनोप्थैलीन। अभी तक तो इसमें कोई कलर है ही नहीं, लेकिन जब आप इसमें ऊपर से क्या गिराओगे, ब्यूरेट के माध्यम से क्या गिराओगे, क्षार गिराओगे,
तो क्षार क्या करेगा, पहले धीरे धीरे इस अम्ल को क्या करेगा, उदासीन करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा जब इस पात्र के अंदर जितना अम्ल है उतना ही इसमें ऊपर से कौन आ चुका होगा, क्षार आ चुका होगा। बोले तो ये क्षार की मात्रा इस अम्ल की मात्रा को क्या कर चुकी है, उदासीन। लेकिन जैसे ही इसमें अगली ड्रॉप आएगी उदासीन होने के बाद, तो इस पात्र का जो माध्यम होगा वो कैसा हो जाएगा, बोलो, क्षारीय। और जैसे ही माध्यम क्षारीय होगा, आपके उस पात्र में कौन सा कलर दिखाई देने लगेगा, गुलाबी रंग। और गुलाबी रंग आते ही आप इस रिएक्शन को रोक देंगे, आपको एक इंडिकेशन मिल गई, एक सूचना मिल गई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। तो इंडिकेटर क्या है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। दोस्तों इस फिनोप्थिलीन सूचक का उपयोग भी अम्ल क्षार अनुमापन में, क्षार अम्ल अनुमापन के अंदर किसी भी पदार्थ की मात्रा, सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। तो वहां इस सूचक के रूप में किसका प्रयोग होता है, फिनोप्थिलीन का। खैर छोड़िए, हमारा टॉपिक चल रहा है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। जब भी फिनॉल के दो अणु थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और किस यौगिक का निर्माण होगा, फिनोप्थिलीन सूचक का निर्माण होगा, जो कि अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। और ये क्षार NaOH या KOH या किसी भी क्षार के साथ कौन सा कलर देता है, गुलाबी रंग देता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें संघनन अभिक्रियाओं में। रिएक्शन नंबर 4 जो है नेक्स्ट, वह है फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से कई बार रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है एक नाम से पूछ ली जाती है, और इसका नाम होता है लेडरर मानासे अभिक्रिया। मैं लिख देता हूं स्क्रीन पर, लेडरर मानासे अभिक्रिया। क्लियर? तो याद रखना दोस्तों, रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से आए या रिएक्शन लेडरर मानासे अभिक्रिया आए, इस अभिक्रिया का यूज हम एक पॉलीमर बनाने में करते हैं, एक बहुलक के निर्माण में करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे पॉलीमर, जिसमें एक बहुलक हम बनाएंगे, बेकेलाइट। एक ताप द्रवण बहुलक होगा, एक ताप द्रवण बहुलक बेकेलाइट का जब हम निर्माण करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लेडरर मानासे अभिक्रिया के द्वारा वहां यही अभिक्रिया हम यूज करके एक एकलक को पहले जोड़कर एक रेखीय बहुलक में कन्वर्ट करेंगे, और फिर रेखीय बहुलक को हम बेकेलाइट में कन्वर्ट करते हैं। उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे, यहां उसका कोई डिस्कस नहीं कर रहे। यहां फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए, जब भी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन आए, फिनॉल की या रिएक्शन कौन सी आए, लेडरर मानासे अभिक्रिया, तो आपको फिनॉल रिएक्ट करना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। आप किसी भी तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे, कैसे कराएंगे, इधर देखें, ये फिनॉल है, जब फिनॉल की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल के लिए मैं H पॉजिटिव लिख देता हूं, क्षार के लिए OH नेगेटिव लिख देता हूं। अम्ल या क्षार, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं, नाम लिख दें इसका फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखना क्या होगा, उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद देखो कैसे बनता है। ये ऑर्थो पोजीशन का H, ये पैरा पोजीशन का H। CO बॉन्ड ब्रेक कर दूं, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूं, मैकेनिज्म नहीं है यहां, इसलिए सीधी रिएक्शन ऐसे याद रख सकते हैं आप। आपने पाई बंद तोड़ा और पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आप किधर ले गए, उस ऑक्सीजन पर ले गए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर क्या आ गया, धनावेश। इधर हम क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का H, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखो C नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, CH2, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल। और O नेगेटिव पर यहां से कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। तो देखो आपका एक उत्पाद क्या बना, ये फिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पर कौन आके जुड़ेगा, CH2, सिंगल बॉन्ड O पर कौन आके जुड़ेगा, H। जैसे ऑर्थो पे जुड़ा है वैसे एक बार कहां जोड़ देंगे, पैरा पर। ये फिनॉल, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? नाम लिखना चाहें तो देखो, ये पूरा नाम हम कॉमन नाम क्या लिखते हैं, बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजिल अल्कोहल। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन है, OH, तो क्या नाम हो जाएगा,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, जबकि दूसरे का नाम यही रहेगा, केवल अंतर क्या आएगा, ऑर्थो की जगह पैरा हाइड्रोक्सी और शेष नाम बेंजिल एल्कोहल। दोबारा से देख लें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जब फिनॉल की क्रिया तनु अम्लीय क्षार की उपस्थिति में किससे कराई जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तब इस अभिक्रिया को लेडरर मानासे अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिस अभिक्रिया का उपयोग आगे चल के हम किसको बनाने में, एक ताप दृढ़ बहुलक, कठोर मजबूत एक बहुलक होता है बेकेलाइट, जिसका उपयोग हम बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली के जो विद्युत रोधी उपकरण होते हैं, जिसमें हम स्विच की बात करें, होल्डर की बात करें, टीवी का कैबिनेट बनाएं, कंप्यूटर का बाहरी आवरण बनाएं, मोबाइल का बाहरी आवरण बनाएं, कंगा कंगी आप बनाएं, इसके अलावा बर्तनों के हत्थे लगाने में, विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में हम उस बेकेलाइट बहुलक का उपयोग करेंगे, जो किसके द्वारा बनेगा, आगे चल के लेडरर मानासे अभिक्रिया के द्वारा हम उसका फॉर्मेशन करेंगे चैप्टर बहुलक के अंदर। क्लियर। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फिनॉल की रिएक्शन पूछी जाए या लेडरर मानासे अभिक्रिया पूछी जाए तो याद रखेंगे, जब भी लेडरर मानासे अभिक्रिया आएगी, फिनॉल को तनु अम्लीय क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण होगा और इस अभिक्रिया को लेडरर